चलिए आज हम बात करेंगे आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई हेडिंग डाल दीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको भारत की सर्वोच्च बैंक कहा जाता है। ये भारत की केंद्रीय बैंक है, इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एक तो सेंट्रल बैंक हमारे गली के बाहर भी है, वो सेंट्रल बैंक नहीं है ये, उसको भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही कहते हैं। लेकिन ये सेंट्रल बैंक से मतलब है, यहाँ पर ये सेंट्रल बैंक का मतलब है केंद्रीय, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, केंद्रीय सरकार, ऐसे ही ये सेंट्रल बैंक का मतलब है कि भारत की जो केंद्रीय बैंक है, जो सर्वोच्च बैंक है वो है। ये कह सकते हैं हम लोग कि हमारे भारत का जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी एपेक्स बॉडी है ये। इंडियन फाइनेंशियल जो सिस्टम है उसकी एपेक्स बॉडी है। कौन है उसकी एपेक्स बॉडी? आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ये आरबीआई ही है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो आपके भारत की कह सकते हैं जितनी भी बैंक हैं उन सबका रेगुलेशन करती है। ये एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करती है, एक्ट एज अ रेगुलेटरी बॉडी। रेगुलेटरी बॉडी ये क्या करती है? संचालन करती है सभी बैंक का। हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम का संचालन इसी के हाथ में है, रेगुलेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, इंडियन बैंकिंग सिस्टम। अच्छा, इसका कंट्रोल किसके पास है? आरबीआई का। आरबीआई जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल में है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही इसके सारे डिसीजन लेती है। हर एक डिपार्टमेंट हमारे भारत के अंदर किसी ना किसी मिनिस्ट्री में आता ही है, तो ये जो आरबीआई है ये भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ जाती है। अब चलते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जहां से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, और वो है हिस्ट्री का पार्ट। उसको समझिए आप, हिस्ट्री ऑफ द आरबीआई। आरबीआई की हिस्ट्री क्या है? तो देखो, ये भी 1947 से पहले ही बन के तैयार हो गई थी, मतलब ये भी अंग्रेजों की ही देन है, अंग्रेजों ने ही बनाई थी। क्यों इसको बनाना पड़ा? भाई जरूरत है, हर चीज़ के लिए एक ज़रूरत थी। जैसे हमारे भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी केबीके हैं, ये सभी जगह चल रहे हैं, लेकिन इनको कंट्रोल करने के लिए एक एपेक्स बॉडी चाहिए, तो बनाई गया, आईसीएआर है। ऐसे ही हर एक चीज़ को कंट्रोल करने के लिए उसकी एपेक्स बॉडी है। तो भारत के अंदर जो बैंकिंग सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के लिए भी एक एपेक्स बॉडी, एक केंद्रीय बैंक होनी चाहिए। ये तो आरबीआई बनाया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया है। इसकी शुरुआत होती है 1926 से। 1926 में रॉयल कमीशन लाया गया। रॉयल कमीशन, अब जैसे अपन एग्रीकल्चर के बच्चे हैं तो हमने तो ज़्यादातर रॉयल कमीशन कहाँ पढ़ा है? एग्रीकल्चर पे ही पढ़ा है। कई बच्चों को तो लगा होगा कि रॉयल कमीशन मतलब एग्रीकल्चर का ही होता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। रॉयल कमीशन कई सारी चीज़ों के ऊपर आया गया है। तो रॉयल कमीशन 1926 में आया था इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के ऊपर, ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के ऊपर रॉयल कमीशन आया, और इसी रॉयल कमीशन ने ये सिफारिश की, ये रिकमेंड किया कि भारत के अंदर एक केंद्रीय बैंक होनी चाहिए, एक सेंट्रल बैंक होनी चाहिए। तो इसी ने ही रिकमेंड किया था और इसी ने ही कहा था कि हमारे भारत में एक केंद्रीय बैंक बननी चाहिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होनी चाहिए, एक सर्वोच्च बैंक, एक एपेक्स बॉडी हमारे भारत के अंदर होना चाहिए। ये जो आपका रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस है, इसको हिल्टन कमीशन के नाम से भी जाना जाता था, हिल्टन यंग कमीशन। ये पॉइंट भी अच्छा है, हिस्ट्री के जो बच्चे हैं या आप में से अगर हिस्ट्री पढ़ने के अगर कोई है इच्छुक तो उनको पता होगा ये बात। इसको कहते हैं हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, याद रखिएगा। तो आरबीआई के ऊपर जो कमीशन आया था उसका नाम हिल्टन यंग कमीशन है, या फिर रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से भी जाना जाता है। और इसी कमेटी ने सिफारिश रखी थी, इसी कमेटी की सिफारिश पर बताया गया कि भाई भारत में एक सेंट्रल बैंक की जरूरत है, एक केंद्रीय बैंक की जरूरत है। तो उस समय की 1934 की बात है, उस समय की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उन्होंने इस रॉयल कमीशन के इस रिकमेंडेशन को, इस सिफारिश को एक्सेप्ट किया और आरबीआई एक्ट पास किया था 1934 में। ये बात कब की है? 1934 की है। तो ध्यान रखिएगा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक्सेप्ट किया था द रिकमेंडेशन ऑफ सेटिंग अप ऑफ आरबीआई, और इसके लिए उन्होंने क्या पास आउट किया? आरबीआई एक्ट। याद रखिएगा,
आरबीआई एक्ट कब आया था? 1934 में आया था। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरबीआई एक्ट कब आया था? 1934 में आया था। ठीक है, अब इस 1934 में एक्ट बना दिया गया। फिर पहुंचते हैं हम लोग एक साल बाद 1935 में। यहाँ क्या हुआ कि भाई 1934 का जो एक्ट बना था, उसी एक्ट के अंतर्गत यहाँ पर आरबीआई की स्थापना की गई। और आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट किया गया, आरबीआई का गठन किया गया, एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, याद रखिएगा। तो आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट कब होता है? 1 अप्रैल 1935 को, अंडर द आरबीआई एक्ट, अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया गया। उसके बाद 1937 में अगर हम बात करें, इन 1937 में इसको फिर शिफ्ट किया गया। अच्छा, ये तो मैंने बताया नहीं कि इसको जो शिफ्ट किया गया था, मतलब इसका जो गठन हुआ था ना, तब इसका हेडक्वार्टर कैलकाटा में था। कहां पर था इसका हेडक्वार्टर? कैलकाटा में था। ये जानकर बहुत से लोगों को हैरानी होगी, और शायद आप में से किसी को ना पता हो कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कैलकाटा में था। हाँ, उस समय जब इसको बनाया गया था 1935 में, तब इसका हेडक्वार्टर कैलकाटा में था। फिर 1937 में इसका जो हेडक्वार्टर है उसको परमानेंटली शिफ्ट कर दिया, और आज भी वहीं है। और आपको पता होगा कि मैं अब कहाँ क्या बोलने वाला हूं। तो परमानेंटली इसको शिफ्ट कर दिया, कहाँ? मुंबई में, जो कि आज भी है। तो आज भी इसका जो सेंट्रल ऑफिस है आरबीआई का, वो यही है, मुंबई का ही, जिसको हम लोग उसका हेडक्वार्टर के नाम से भी जानते हैं। तो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है आज प्रेजेंट में मुंबई के अंदर ही है। इसके अलावा फिर क्या हुआ भाई, और आगे की कहानी सुनो। अभी देखो, ये तो देश आज़ाद होने से पहले की बातें चल रही हैं, 1934, 35, 36। अभी तो देश आज़ाद नहीं हुआ। 1947 में हमको आज़ादी मिल गई। आज़ादी के बाद भाई तमाम तरह की चीज़ें चेंज हुई, तो आरबीआई को भी चेंज करना पड़ा। तो भाई 1947 के बाद क्या हुआ? आफ्टर दी 1947, यानी कि देश आज़ाद हो गया। अब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद हमारे अपने भारत की जो सरकार थी, उसने एक नया कानून बनाया। उसने बनाया आरबीआई एक्ट, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। उसमें एक चीज जोड़ी गई, ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप। आरबीआई ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप, ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट। ये एक्ट निकाला 1947 के बाद, और ये निकाला था 1948 में। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ये 1947 तो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आज़ादी के बाद की बात कर रहा है। चलो इसको हटा ही देते हैं। तो 1948 में चूंकि अब आरबीआई जो है वो प्राइवेट लोगों के हाथों में थी भाई। उस 1947 में तो हम आज़ाद हुए हैं, 1947 से पहले ये कोई ना कोई तो कंट्रोल करता होगा। तो जो प्राइवेट लोग थे, यानी प्राइवेट लोगों के हाथों में थी ये, गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। तो गवर्नमेंट ने इसको अपने कंट्रोल में लेने के लिए क्या कर दिया, आरबीआई ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 लागू कर दिया। और इसी एक्ट के अंतर्गत 1949 में, इन 1949 इसकी जो ओनरशिप है आरबीआई की, वो पूरी तरह से ट्रांसफर हो गई इंडियन गवर्नमेंट पर, ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो प्राइवेट हाथों में थी, प्राइवेट लोगों की बातें सुनती थी, वहां से ये चली गई इंडियन गवर्नमेंट में। कब? 1949 में। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि भाई आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो गया। यहाँ पर सुनने में कितना अजीब सा लग रहा है कि भाई आरबीआई का भी नेशनलाइजेशन हुआ है। बिल्कुल हुआ है भाई। हर वो चीज़ जो इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं बनाई थी, मतलब अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, आज़ादी से पहले की थी, हर उस चीज़ का नेशनलाइजेशन किया गया है। तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ है? 1949 में हुआ है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आरबीआई का खुद का नेशनलाइजेशन हुआ है, वो भी पहले प्राइवेट लोगों के हाथ में ही थी। अब बात करते हैं इसकी ब्रांचेस, ऑफिस, इन सब चीज़ों पर चर्चा करें, फिर उसके स्ट्रक्चर की चर्चा करें। ये तो भाई हिस्ट्री की बात होगी। अब बात करते हैं हम लोग ब्रांचेस एंड ऑफिसेस की, कि आरबीआई की ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर हैं और उसकी ऑफिसेस में क्या क्या है, वो सारी चीज़ें देखें। तो भाई आरबीआई का जो मेन ऑफिस है, यानी हम कहें जो इसका सेंट्रल ऑफिस है, वो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिया, इसको हम लोग हेड क्वार्टर भी कहते हैं, वो तो है मुंबई में। इसके अलावा इसके जोनल ऑफिसेस भी हैं। तो पूरे भारत में टोटल 4 जोनल ऑफिस हैं इसके। जोनल ऑफिस कितने जोनल ऑफिस हैं भाई आरबीआई के? 4 जोनल ऑफिस हैं।
टोटल 4 जोनल ऑफिस हैं जो अलग अलग जगहों पर है। आरबीआई क्यों लिख दिया भाई? 4 इसके जोनल ऑफिस हैं जो अलग अलग जगहों को रिप्रेजेंट करते हैं, एक साउथ को, एक वेस्ट को, एक ईस्ट को, एक नॉर्थ को। आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, थोड़ा लिखने में इंटरेस्टिंग लगेगा। ऊपर का नॉर्थ हो गया, इधर का साउथ हो गया, इधर का आपका ईस्ट हो गया, इधर का आपका वेस्ट हो गया। तो 4 जोनल ऑफिस हैं चारों राज्यों के लिए। जैसे साउथ के लिए यहाँ पर है चेन्नई, सॉरी साउथ में लिखो ना फिर इसको, साउथ के लिए है चेन्नई। साउथ के लिए कौन है भाई? यहाँ पर चेन्नई है। ये उल्टा लिखा है क्या मैंने यहाँ पर? ईस्ट वैसे यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं ना। चलो जो भी कहीं भी लिखते हो, चारों डायरेक्शन तो आ रहे हैं। तो साउथ में भाई एक इसका जोनल ऑफिस है वो चेन्नई में है जो साउथ को रिप्रेजेंट करता है। एक आपका दिल्ली में है, एक दिल्ली में है जो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। एक आपका मुंबई में है, मुंबई में तो अपना ये मेन ऑफिस है ही, तो ये मुंबई में है, ये आपके वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। और एक आपका कोलकाता के अंदर है, कोलकाता, ठीक है, ये कोलकाता के अंदर है, ये आपके ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से आपके टोटल 4 ऑफिस हैं, इसके 4 जोनल ऑफिस हैं। इसके अलावा इसके रीजनल ऑफिस हैं टोटल 22 रीजनल ऑफिस। रीजनल ऑफिस कितने हैं? टोटल 22 रीजनल ऑफिस हैं इन इंडिया। और बेसिकली ये जो 22 रीजनल ऑफिस है ना, वो ज़्यादातर आपको स्टेट्स की जो कैपिटल्स हैं वहाँ मिलेंगे, कैपिटल्स ऑफ द स्टेट्स। राज्यों की जो कैपिटल्स है ना, जो राजधानी होती है, जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है तो भोपाल में आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे हर राज्य की जो राजधानी है वहाँ पर आपको एक रीजनल ऑफिस देखने को मिल जाता है। तो टोटल जो रीजनल ऑफिस है अभी प्रेजेंट में आरबीआई के वो है 22। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये तो भाई इसकी ऑफिसेस, ब्रांच वगैरह की बात कर ली। अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई। स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई के आरबीआई में बेसिकली होते कौन कौन लोग हैं, कैसे काम होता है, क्या सारी चीज़ें। तो आरबीआई में देखो भाई, एक तो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिनको हम लोग सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कहते हैं। एक होते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सारा दारोमदार इन्हीं का है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। यही करते हैं सब कुछ, करता धरता सब लोग यही है। ये कमेटी है, हम ये कह सकते हैं कि भाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मेन कमेटी है। ये मेन कमेटी है आरबीआई की, जिसके हाथ में ही पूरा कंट्रोल है। आरबीआई को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसको चलाना है, क्या उसके डिसीजंस रहेंगे, क्या दिशा निर्देश रहेंगे, तो कंट्रोल, डायरेक्शन वगैरह ये सब कुछ इन्हीं के हाथों में है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में। इसमें टोटल 22 लोग नहीं, सॉरी 21 लोग हैं इसमें। टोटल कितने लोग हैं भाई इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में? 21 लोगों की पूरी बॉडी है, 21 मेंबर्स बॉडी है, जिसके अंदर भाई बहुत सारे लोग हैं। जैसे हम बात करें, एक तो इसमें होता है ऑफिशियल डायरेक्टर, ऑफिशियल डायरेक्टर जिसको हम लोग गवर्नर भी कहते हैं, सॉरी। तो एक तो होता है भाई इसमें ऑफिशियल डायरेक्टर, गवर्नर जिसको हम कहते हैं, आरबीआई का गवर्नर जो होता है वो अभी बताऊंगा आपको, गवर्नर के बारे में सारी डिटेल बता दूंगा। तो भाई एक तो गवर्नर चाहिए हमको। इसके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। नॉट मोर देन 4 डेप्यूटी गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अच्छा, इनके टेन्योर की बात करें तो जो डेप्यूटी गवर्नर है इनका टेन्योर 5 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 5 ईयर। डेप्यूटी गवर्नर का जो टेन्योर होता है वो 5 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। यानी कि ये डेप्यूटी गवर्नर जो होते हैं, पहले तो मैक्सिमम 4 से ज़्यादा नहीं रख सकते, 4 ही होंगे या 4 से कम चलेंगे, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब वो बात की बात है, उनके बारे में क्यों चर्चा करना, हम तो कह रहे हैं कि भाई 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। टेन्योर 5 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो गवर्नर है, गवर्नर के टेन्योर की अगर हम बात करें तो ये 3 साल का होता है और ये एक्सटेंडेबल है। इसको वो चाहे तो वो एक्सटेंड भी कर सकता है फॉर दी 2 ईयर्स, ज़रूरत पड़ने पर वो 2 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं। वैसे गवर्नर का जो टेन्योर होता है वो 3 साल का होता है और 2 साल तक उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो ये तो भाई ऑफिशियल डायरेक्टर्स हो गए, जिसमें एक गवर्नर हो गया और 4 आपके डेप्यूटी गवर्नर हो गए। फिर हम बात करें इसमें नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स। अब देखो भाई नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स में क्या क्या है। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स में 10 डायरेक्टर्स तो अलग अलग फील्ड के होते हैं, 10 डायरेक्टर्स होते हैं अलग अलग फील्ड के, फ्रॉम दी वेरियस फील्ड,
फ्रॉम दी वेरियस फील्ड। ये 10 डायरेक्टर, इनको चुनता कौन है? इन सबको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही चुनेगी, नॉमिनेट बाय दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इनका चुनती है। और इनका जो टेन्योर होगा वो 4 साल का रहेगा, 4 ईयर, 4 साल से ज़्यादा का इनका टेन्योर नहीं होता है, तो टेन्योर इनका 4 साल का रहेगा। ये 10 डायरेक्टर होगा अलग अलग फील्ड से। इसके अलावा 4 डायरेक्टर हमको चाहिए उन 4 जोनल ऑफिस को चलाने के लिए, 4 डायरेक्टर फॉर दी 4 जोनल ऑफिस। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे अपन, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में, नॉर्थ में जो 4 जोनल ऑफिस थे, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में और दिल्ली में, उन चारों के लिए 4 डायरेक्टर चाहिए। ठीक है, इनको लोकल बोर्ड भी कहते हैं। ये 4 जो जोनल ऑफिस ना, इनको लोकल बोर्ड भी आप कह सकते हो। तो लोकल बोर्ड के लिए ये 4 डायरेक्टर हमको उसके लिए चाहिए। इसके अलावा 2 आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स चाहिए रहते हैं यहाँ पर, यानी कि 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। ये भी नॉमिनेट होते हैं गवर्नमेंट के ही द्वारा, नॉमिनेटेड बाय दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट होते हैं। तो आप चाहो तो काउंट कर सकते हो, टोटल 21 हो गए होंगे, 10 और 4 14, और 14 और 2 16, 16 तो भाई यही हो गए। ठीक है, और यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर कितने हो गए? 1 गवर्नर जनरल, 4 डिप्टी गवर्नर, 5 ये हो गए, तो 16 और 5 21। तो टोटल जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कमेटी होती है उसमें 21 लोग होते हैं, 16 नॉन ऑफिशियल हो गए और 5 आपके ऑफिशियल हो गए, जिसमें से 1 गवर्नर सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो, गवर्नर के बारे में बोल रहा था, गवर्नर के बारे में आपको डिटेल में थोड़ी जानकारी देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, ऐसे हेडिंग डाल दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेसिकली क्वेश्चंस यहीं से पूछते हैं। गवर्नर के बारे में हम बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई, सबसे पहला गवर्नर कौन सा है? फर्स्ट गवर्नर ऑफ द आरबीआई। तो आरबीआई का सबसे पहला गवर्नर भाई 1935 में बनी थी, 1 अप्रैल 1935 में, कोई ना कोई तो गवर्नर रहा होगा। तो वो गवर्नर था एक अंग्रेज, जिसका नाम था ऑसबोर्न स्मिथ। ऑसबोर्न स्मिथ, ये सबसे पहला गवर्नर जनरल है, मतलब गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर है, गवर्नर जनरल कहां से आ गया सब। तो ये सबसे पहला गवर्नर है आरबीआई का, जो 1935 से लेकर के 1937 तक रहा, 2 साल तक ये रहा था, ऑसबोर्न स्मिथ। एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि भाई सबसे पहला इंडियन गवर्नर कौन था, ये बताइए। फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द आरबीआई। आरबीआई का सबसे पहला इंडियन, भारतीय ऐसा व्यक्ति बताओ जो गवर्नर रहा सबसे पहला। तो वो थे आपके सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। ये सबसे पहले भारतीय थे जो कि आरबीआई के गवर्नर रहे। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये 3rd गवर्नर थे। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये 3रे नंबर के गवर्नर थे। यानी सबसे पहले ऑसबोर्न स्मिथ हो गए, इनके बाद कोई और आया, 3रे नंबर पर आए थे सीडी देशमुख, जो 3रे गवर्नर हो गए ओवरऑल, और भारतीय में ये सबसे पहले हो गए। ये 1943 में आए थे और 1949 तक रहे थे। तो 43 से 49 तक इनका ड्यूरेशन चला था। और एक क्वेश्चन अपने मनमोहन सिंह जी पर पूछा जाता है। मनमोहन सिंह जी, रेस्पेक्टेड मनमोहन सिंह जी, इनसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ये एकमात्र, अभी तक हमारे भारत में, भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है, और भविष्य में हो सकता है, पता नहीं है, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ है। पहली चीज तो ये लिख लो कि ये कौन से गवर्नर थे? 15वें गवर्नर थे, 15th गवर्नर ऑफ द आरबीआई। आरबीआई के 15वें गवर्नर कौन थे? यही थे, मनमोहन सिंह। और उनके बारे में खास बात कि ये अकेले ऐसे गवर्नर हैं आरबीआई के जो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, या इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, ये अकेले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो ओनली प्राइम मिनिस्टर आल्सो सर्व एज अ गवर्नर ऑफ आरबीआई, यानी कि अकेले ऐसे गवर्नर हैं जो भारत के प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं, या फिर उल्टा कह दीजिए कि वे अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं भारत के जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, प्रेजेंट में अगर बात की जाए, प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? जैसे आज तारीख कितनी होगी भी? आज का डेट है, आज है 5 तारीख। ठीक है, आप हो सकता है 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद इस लेक्चर को देखो तो कहोगे सर तो आप तो गलत बोल रहे हो। आज तारीख है 5, तो 5/8/2024, यानी 5 अगस्त 2024 की बात कर रहे हैं। यानी आज की जो तारीख है, आज के समय पर जो प्रेजेंट गवर्नर है वो है अपने शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास।
ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में SK दास भी कह सकते हैं। वैसे तो शक्तिकांत दास पूरा नाम ही लिखो आप, तो अपने करंट के एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। अच्छा, ये शक्तिकांत दास जो है ये कौन से गवर्नर है? ये 25th गवर्नर है, यानी हमारे भारत के पास अभी RBI में जो गवर्नर है वो 25वें गवर्नर है। कौन से गवर्नर है भैया? 25वें गवर्नर है। ये आपके 22 दिसंबर 2018 में बने थे, 22 दिसंबर 2018 में, और अभी तक हैं, टिल डेट तक ये है। आने वाले समय में चेंज तो देखो होना ही है, सीधी सी बात है, बदलाव तो प्रकृति का नियम है, होंगे ही। इनसे पहले अगर हम बात करें, इनसे प्रीवियस, तो वो थे अरिजित पटेल। प्रीवियस गवर्नर की अगर हम बात करें, सॉरी सीधे लिख लो, प्रीवियस, तो वो थे अरिजित पटेल। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो जो डेप्यूटी गवर्नर होते हैं ना, उन्हीं में से किसी एक को बनाया जाता है। अरिजित पटेल बेसिकली 4 सितंबर 2016 से बने थे, 4 सितंबर 2016 से इन्होंने कार्यभार संभाला था। भाई 22 दिसंबर 2018 ये हो गए, ये आपके थे 10 दिसंबर पर, 10 दिसंबर 2018 तक रहे थे। ये डेट वगैरह आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, याद करना ही हो तो भाई इनकी याद करो ना, जो लेटेस्ट में अभी है, ये डेट आप याद कर सकते हो कि 22 दिसंबर 2018। और अरिजित पटेल से पहले कौन थे? बड़े पॉपुलर हैं, उनके आर्टिकल और उनके लेख वगैरह आज भी अपन पढ़ते रहते हैं, अभी भी वो सुर्खियों में बने रहते हैं। नाम पता होगा आप लोगों को, कमेंट में बताइएगा मुझे कौन है। ठीक है, तो ये तो कहानी खत्म होती है गवर्नर के बारे में, जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी। और क्या बात है इसके बारे में? RBI का जो एम्बलम है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें, नोट करके लिख लो। देखा है एक सभी लोगों ने, द एम्बलम ऑफ RBI। RBI के एम्बलम में क्या क्या छपा हुआ है? उसमें टाइगर है और एक पाम है, सभी ने देखा होगा, एक टाइगर और एक पाम ट्री उसके अंदर है। ठीक है, टाइगर और पाम ट्री, ये दोनों चीजें हैं। मैं उम्मीद करता हूं सभी ने देखा होगा, नहीं तो मैं आपको एक फोटो दिखाई देता हूं, नहीं तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। और वैसे सभी ने देखा है, इतनी तो उम्मीद मैं कर ही सकता हूं आप लोगों से, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये है RBI का सिंबल, एम्बलम कह सकते हो, लोगो कह सकते हो, जो आपको कहना चाहो वो आप इनको कह लीजिए। ये है, इसके अंदर आप देखो एक आपको टाइगर मिलेगा। अच्छा, इसके बारे में भी एक कहानी है कि जब ये बनाया जा रहा था तो उस समय इसमें लॉइन था, क्या था? लॉइन, लेकिन बाद में फिर इसको टाइगर में बदल दिया गया। और ये भाई इसका पाम ट्री। ठीक है, तो एक पाम ट्री है और एक इसमें टाइगर है। ये है भाई RBI का लोगो। RBI का लोगो कहो या उसका सिंबल कहो या उसको एम्बलम कहो, जो भी आप कहना चाहो वो कह सकते हो। इस पर भी पूछ लें, पूछने में क्या जा रहा है, क्वेश्चन तो कुछ भी पूछे जा सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं हम लोग RBI की सब्सिडरीज पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब्सिडरीज ऑफ द RBI। ऐसी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, ऐसी बहुत सारी सब्सिडरीज हैं जो पूरी तरह से RBI के कंट्रोल में है। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो टोटल पांच सब्सिडरीज हैं, वो भी फुल्ली ओन्ड, 5 फुल्ली ओन्ड सब्सिडरीज है। फुल्ली ओन्ड का मतलब है जिनके ऊपर 100% कंट्रोल किसका है? RBI का है। फुल्ली ओन्ड का मतलब क्या हो गया? 100% जो कंट्रोल है वो RBI का है। 5 है अभी प्रेजेंट में, और पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-4 तो अपने जीवन में अपन से भी लेन देन रखती हैं। एक है आपकी DICGC, पहली है DICGC, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई आप लोगों के लिए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसका नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। भाई हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, सभी लोग करते हैं, सभी के अकाउंट में पैसे जमा होते हैं। तो भाई बैंक में पैसे जमा हैं तो हमारे पैसे बैंक में सुरक्षित हैं, इस बात की गारंटी कौन देता है? यही देता है DICGC, जो कि सब्सिडरी है पूरा RBI का, RBI के पूरे कंट्रोल में रहता है ये। भाई कैसी गारंटी सर, समझ नहीं पाए। जैसे मान लीजिए मेरे अकाउंट में अभी मान के चलो, मान लीजिए मैंने अपने अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जमा करा दिए। अब किसी वजह से मान लीजिए वो बैंक का निकल गया दिवाला, बैंक हो गई फेल, तो मेरे 1 करोड़ का क्या होगा? वो तो बैंक में ही जमा रह गए, मैंने निकाल नहीं पाए, दिक्कत हो गई, बैंक फेल हो गई। अब मुझे मेरे 1 करोड़ मिलेंगे क्या? 1 करोड़ तो नहीं मिल पाएंगे। लेकिन ये जो है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी स्कीम,
ये एक इंश्योरेंस कवरेज देती है डिपॉजिटर को, और वो देती है मैक्सिमम 5 लाख रुपए का। बस 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 अगर आपके चाहे जितने पैसे जमा हो, चाहे करोड़ों में पैसे क्यों ना जमा हो, अगर वो बैंक किसी कारणवश बंद हो जाती है, फेल हो जाती है, तो आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। केवल ये 5 लाख रुपए तक का ही इंश्योरेंस कवरेज करती है। ठीक है, यही है वो जो इंश्योरेंस कवरेज करती है। प्रोवाइड दी इंश्योरेंस कवरेज, इंश्योरेंस कवरेज टू द डिपॉजिटर्स। कितने तक का करती है भाई? मैक्सिमम 5 लाख रुपीस। ठीक है, ये 5 लाख रुपीस भी ना पर बैंक का ही है, इसको भी ध्यान रखना। ऐसे नहीं है कि भाई जैसे मान लीजिए मेरे 5 अकाउंट हैं अलग अलग बैंक में, मेरा एक अकाउंट एसबीआई में है, एक अकाउंट मान लीजिए सेंट्रल बैंक में है, एक एक्सिस में, इस तरह से मेरे अलग अलग अकाउंट में 5 अकाउंट हैं। ठीक है, तो पांचों बंद हो गई तो मुझे पांचों से 5-5 लाख रुपए मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई मेरा एक अकाउंट 5 बैंक में तो मुझे ओवरऑल 5 मिलेंगे, ऐसा नहीं है। अगर मेरा 5 बैंक में है तो 5 बैंक से मुझे 5-5 लाख मिलेंगे। यानी एक बैंक अगर बंद होती है और उसमें आपका अकाउंट है और उसमें आपके 5 लाख से ऊपर पैसे हैं, तो आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक दे दिए जाएंगे। तो 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर जो है वो डिपॉजिट को मिल जाता है। कब? इन केस ऑफ बैंक फेल। इन केस ऑफ बैंक फेल, अगर बैंक जो है वो ऑपरेट करना बंद कर देती है या बैंक जो है वो फेल हो जाती है तब। और ये कब आया था भाई? DICGC ये आया था भाई आपका 15 जुलाई 1978 को। ये भी लिख लीजिए, अच्छी तारीख है ये। अच्छी तारीख से मतलब है कोई बर्थडे नहीं है इस दिन ये एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, इसको इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसका डिपॉजिट इंश्योरेंस एक्ट आया था 1961 में, अंडर द डिपॉजिट इंश्योरेंस एक्ट, अपोजिट द डिपॉजिट इंश्योरेंस एक्ट 1961। तो 1961 में डिपॉजिट एक्ट आया था, जो बेसिकली स्टार्ट हो गया था 1 जनवरी 1962 से, फोर्स इनटू 1 जनवरी 1962 से जो प्रभावी काम करना उसने मतलब शुरू कर दिया था। तो भाई ये तो सबसे पहला हो गया डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये तो पहली सब्सिडरी है। फिर आ जाओ BRBN MPL, नाम बड़ा है इसका, BRBN MPL। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम आम आदमी से जुड़ी हुई है। हमारे जो बैंक नोट है ना, हमको जो 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये मिलते हैं, वो बेसिकली यही छापती है। जैसे मेरे इस ड्रॉर में 10 का नोट पड़ा हुआ है, तो देखो ये जो 10 का नोट है ना, ये 10 का नोट किसने छापा है? हम कहते हैं 10 का नोट है, तो पैसे छापने का काम किसका? RBI का है। तो RBI में भी कौन छापता है? यही, इसको कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। क्या कहते हैं इसको? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, LTD, ये इसको कहा जाता है। तो ये भी पूरी तरह से किसके कंट्रोल में है? RBI के कंट्रोल में। तो ये आपके पैसे छापने का जो काम है वो बेसिकली यही करती है। ये बैंक नोट प्रोड्यूस करती है, इश्यू या कहें अपन प्रोड्यूसेस दी बैंक नोट्स। अभी बैंक नोट के बारे में भी आपको कुछ बातें बताएंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो भाई दूसरी तो ये होगी। तीसरी आ जाओ भाई, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, शॉर्ट में इसको आप लिखो रेबिट, ऐसे याद कर लो, रेबिट, REBIT, ऐसे आप याद कर सकते हो। सॉरी, रेबिट के नाम से इस्तेमाल कर सकते, मतलब याद कर सकते हो। यह है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये हो गया। ये भी अपने RBI के अंतर्गत ही आती है पूरी तरह से। फिर इसके अलावा एक आपका IFTAS, यह है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, इंडियन फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल या टेक्नोलॉजी अलाइड सर्विसेज। ये भी भाई पूरी तरह से सब्सिडरी है, फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है RBI का। और एक और लिख लो आपका RBIH, ये जितनी भी अपनी ऑनलाइन सेवाएं वगैरह अपन को मिलती है ना, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस वगैरह हैं, वो सब यही मैनेज करता है, RBIH। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब इसको कहते हैं, रिजर्व बैंक
इनोवेशन बैंक। ठीक है, जितनी भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन और सुविधाएं हैं वो सब यही प्रोवाइड कराता है अपन को। तो ये भी अपना पूरी तरह से आरबीआई के कंट्रोल में ही है। वेब बेस्ड एप्लीकेशन, नाम सुना होगा आपने, फिनटेक, एमटेक, बेसिकली ये इसी की रिपोजिटरीज वगैरह है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं आरबीआई के फंक्शंस की। फंक्शन ऑफ द आरबीआई, आरबीआई के क्या क्या फंक्शन है। सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन वो है पैसे छापना, इश्यूअर ऑफ द बैंक नोट। बैंक नोट को इश्यू करने का काम किसका है? इसी का है। इश्यूअर ऑफ द बैंक नोट्स, बैंक नोट छापने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। और आरबीआई के पास इसके लिए मोनोपोली है, और होनी भी चाहिए। सीधी सी बात है, हर किसी को दे दोगे नोट छापने का काम तो खत्म हो जाएगा खेल। तो जो इंडियन करेंसी है उसको छापने की जो मोनोपोली है वो बेसिकली आरबीआई के पास ही है। आरबीआई हैज दी मोनोपोली। कई जगहों पर मोनोपोली होना ज़रूरी है, तो ये मोनोपोली ज़रूरी है। तो करेंसी को इश्यू करने की मोनोपोली किसके पास है? आरबीआई के पास है, टू इश्यूइंग द करेंसी। ठीक है, तो ये आरबीआई के पास है। आरबीआई सब तरह के नोट्स छाप सकता है, केवल 1 रुपए के नोट्स को छोड़ करके, करेंसी नोट्स, एक्सेप्ट 1 रुपीस नोट और कॉइन्स। जितने भी कॉइन्स होते हैं ना भाई, 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, ये जितने भी कॉइन्स हैं वो आरबीआई नहीं छापता। इस बात को भी ध्यान रखना। तो जितने भी कॉइन्स हैं वो आरबीआई नहीं छापेगा। 1 रुपए का जो नोट है वो भी आरबीआई नहीं छापता। बाकी के जितने भी नोट हैं, 10 रुपए का नोट हो गया, 5 रुपए का नोट हो गया, 20 रुपए का हो गया, 50 का हो गया, 100 का हो गया, 500 के तो बंद हो गए, 1000 नहीं 500 के चल रहे हैं, 1000 के बंद हो गए। ठीक है, 2000 के भी अब चलन में बंद हो गए। तो ये जितने भी नोट आए गए हैं ना, ये सारे नोट्स जो है वो आरबीआई छाप सकता है और छापता है, आगे भी छापता रहेगा। केवल 1 रुपए का नोट नहीं छाप सकता। और कॉइन, कॉइन चाहे किसी भी डिनोमिनेशन का हो, कॉइन ऑफ ऑल डिनोमिनेशन, ऐसा नहीं कि छोटे कॉइन, किसी भी डिनोमिनेशन का हो, चाहे वो 1 रुपए का हो, 5 रुपए का हो, 10 रुपए का हो, कोई सा भी हो, ये सब की सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में होते हैं। यानी कि रुपए और कॉइन्स ये सब किसके कंट्रोल में है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छापती है 1 रुपए के नोट्स। ये छोटे मोटे काम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पकड़ा दिया आरबीआई ने, तो इनकी जिम्मेदारी आरबीआई की नहीं है। हाँ, लेकिन सर्कुलेशन का काम आरबीआई का ही है, बट सर्कुलेटेड बाय द आरबीआई। लेकिन सर्कुलेशन आरबीआई के द्वारा ही होता है इनका। ठीक है, लेकिन 1 रुपए का नोट और कॉइन्स जितने भी हैं, सिक्के जितने भी हैं, वो सब आरबीआई नहीं छापती। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, आरबीआई ये जो नोट छापती है ना, तो ये किस सिस्टम के अंतर्गत छापती है? फिर तो भाई आरबीआई को नोट छाप देने चाहिए, हर गरीबों में बंटवा तो सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है। आरबीआई एक सिस्टम है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, उसके अंतर्गत नोट छापती है आरबीआई। इस पॉइंट को लिख लीजिए, अच्छा पॉइंट है। आरबीआई इश्यू द बैंक नोट्स अंडर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंतर्गत ही करेंसी नोट छापे जाते हैं। ये 1957 में अडॉप्ट किया था, कई जगह पर 1956 भी दिया है, तो 1956-57 में आरबीआई ने अडॉप्ट किया था ये सिस्टम, अडॉप्टेड द मिनिमम रिजर्व सिस्टम। क्या कहता है भाई मिनिमम रिजर्व सिस्टम? कि अगर इस सिस्टम के अनुसार मान लीजिए आपको नोट छापने या पैसे इशू करने हैं आरबीआई को, तो उसके लिए आरबीआई के पास कम से कम 200 करोड़ रुपए का रिजर्व होना चाहिए, करेंसी रिजर्व होना चाहिए, जिसमें अपना 115 करोड़ का तो गोल्ड कंपलसरी है। तो इसके पास इसके अकॉर्डिंग क्या है भाई, एज पर दिस सिस्टम, इसको लिख लीजिएगा, अच्छा पॉइंट है ये। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो आरबीआई है, आरबीआई मस्ट हैव सम बैकअप। कितना बैकअप उसके पास होना चाहिए? 200 करोड़ रुपए का, 200 करोड़ रुपए का तो बैकअप उसके पास होना चाहिए। और ये बैकअप जो है उसमें से 115 करोड़ रुपए तो भाई गोल्ड का होना चाहिए। 115 करोड़ रुपए तो 115 रुपए नहीं भाई, 115 करोड़ रुपए है, काहे बेइज्जती करवा रहे हो अपनी। तो 115 करोड़ रुपए का गोल्ड और साथ साथ में 85 करोड़ रुपए का फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज। इतना पैसा यानी इतना रिजर्व जो है वो
आरबीआई के पास होना चाहिए, तब जाकर के वो नोट छापेगा, नहीं तो नोट नहीं छापेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आरबीआई नोट सिर्फ और सिर्फ तभी छाप सकता है जब उसके पास 115 करोड़ रुपए का गोल्ड और 85 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज। कहने का मतलब है टोटल 200 करोड़ रुपए एज अ बैकअप के तौर पर होने चाहिए। इसको कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ठीक है, तो इतना तो उसके पास होना ही होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं करेंसी नोट्स को लेकर के, वो देखिएगा आप। इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स किसके ऊपर है? करेंसी नोट्स के ऊपर है। जैसे अपन ने कहा ना कि भी करेंसी नोट्स वगैरह वो कौन छापता है? आरबीआई छापता है। तो आरबीआई कहाँ छापेगा? करेंटिंग जो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस होती है वहां पर, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस वहां छपते हैं भाई। इनकी स्पेशल अलग से करेंटिंग प्रिंटिंग प्रेस होती है। और हमारे भारत में अभी टोटल 4 हैं। टोटल कितनी है? 4 प्रेस हैं हमारे भारत में अभी, जिसमें से 2 हमारे इंडिया के कंट्रोल, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, और 2 आपकी आरबीआई के कंट्रोल में है। जैसे एक नासिक के अंदर है। नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर। एक आपकी देवास के अंदर है। देवास कहाँ पड़ता है? इंदौर के पास में है, मध्य प्रदेश के अंदर है। एक आपकी मैसूर के अंदर है। मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। और एक आपकी वेस्ट बंगाल में है, सालबोनी के अंदर। सालबोनी, ये वेस्ट बंगाल के अंदर है सालबोनी। तो इस तरह से टोटल 4 प्रिंटिंग प्रेस है, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है भारत के अंदर। इसमें से नासिक और देवास ये दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है। नासिक और देवास वाली जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनमें अपने 1 रुपए के नोट छपाती है। और मैसूर और सालबोनी जो है आपकी, मैसूर और सालबोनी ये बेसिकली आरबीआई के कंट्रोल में है। ठीक है, तो 2 आरबीआई के कंट्रोल में है और 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है। अच्छा, आरबीआई में कौन कंट्रोल करता है इनको? आरबीआई में अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, सब्सिडरी बताया था आपको, BRBNML, BRBNML, MPL भी आप लिख सकते हो। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, वो है इसका भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। बेसिकली पूरी तरह से ये जो दोनों की दोनों जो प्रेस है ना, वो पूरी तरह से इसी के कंट्रोल में है। और ये किसके कंट्रोल में है? आरबीआई के कंट्रोल में है। तो चाहे कान ऐसे पकड़ लो, चाहे घुमा के पकड़ लो, बात तो वही है। तो वही जिस इंस्टीट्यूट के कंट्रोल में ये दोनों रिजर्व बैंक है, वो इंस्टीट्यूट ही आरबीआई के कंट्रोल में है पूरी तरह से। और कॉइन्स की बात करें अपन, कि जो कॉइन्स हैं ये बेसिकली 4 जगहों पर मिंट होते हैं। मतलब 4 जगहों पर, 4 जगह है हमारे भारत में, 4 प्लेसेस हैं जहां पर कॉइन मिंट किया जाता है, कॉइन बनाए जाते हैं। मुंबई, हैदराबाद और कैलकाटा और नोएडा। मुंबई, हैदराबाद, कैलकाटा एंड नोएडा, ये 4 जगह हैं जहां पर कॉइन मिंट किए जाते हैं। और ये जो चारों कॉइन है, ये जो मिंट किए जा रहे हैं पूरी तरह से, मैंने पहले बता दिया, ये पूरी तरह से किसके कंट्रोल में है? फुल्ली कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पूरी तरह से। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई लेना देना नहीं है। आप कितने कौन कॉइन छाप रहे हो, क्या कर रहे हो, उससे आरबीआई का कोई लेना देना नहीं, सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में रहेगा। इंडियन कॉइनेज, अच्छा कॉइन कितने तक का छापना मतलब अपन बना सकते हैं, मिंट कर सकते हैं? तो जो इंडियन कॉइनेज एक्ट है, इंडियन कॉइनेज एक्ट कब आया था भाई? इंडियन कॉइनेज एक्ट याद रखना, इसको भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इंडियन कॉइनेज एक्ट ये आया था 1906 में। तो इंडियन कॉइनेज एक्ट के अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम जो कॉइन मिंट कर सकते हो वो 1000 डिनोमिनेशन का कर सकते हो। कॉइन कैन बी मिंटेड ऑफ मैक्सिमम 1000 डिनोमिनेशन, मतलब आप 1000 रुपए तक का कॉइन जो है वो कर सकते हो, मिंट कर सकते हो। और अपने भारत में कहाँ है? तो 1000 तो बहुत बड़ी बात हो गई। अपने भारत में बेसिकली जो कॉइन मिंट किए जाते हैं वो 1 रुपये का, 5 रुपये का, पहले 58 54 भी चलती थी, वो तो बंदी हो गई। तो 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के कॉइन अभी प्रेजेंट में अपने भारत में चल रहे हैं। ठीक है, वैसे अगर मिंट करना चाहो तो वो 100 रुपये का भी कर सकती है, 500 का भी कर सकती है और 1000 रुपये तक का भी कर सकती है। वहीं करेंसी नोट की अगर हम बात करें कि जो करेंसी नोट्स हैं वो कितने तक के छाप सकते हैं, तो इसमें बेसिकली इंडियन कॉइनेज एक्ट नहीं आता। इसमें जो अपना आरबीआई एक्ट है 1934 का वो काम करता है। आरबीआई एक्ट 1934 उसके अकॉर्डिंग हम
करेंसी नोट मैक्सिमम 10,000 रुपये तक का छाप सकते हैं। यहाँ पर अपन इश्यू कर सकते हैं, इश्यूड द डिनोमिनेशन ऑफ 10,000 रुपीज़, यानी कि एक नोट जो है वो मैक्सिमम 10,000 रुपये तक का हम छाप सकते हैं। 10,000 से ज़्यादा का नोट नहीं छाप सकते। तो 10,000 का नोट भी अपने अभी प्रेजेंट में कुछ नहीं है। अभी प्रेजेंट में तो क्या है भाई, 10 रुपये का नोट है, 20 रुपये का नोट है, 50 का है, 100 का है, 200 का भी चल रहा है, 500 का भी चल रहा है, 1000 का नहीं है, और प्रसिद्ध 2000 का था वो भी बंद कर दिया। लेकिन मैक्सिमम अगर छापना हो तो 10,000 रुपये तक का नोट हम छाप सकते हैं। इतना हमारे पास आरबीआई एक्ट ने दिया है। 10,000 से ज़्यादा का नोट हम नहीं छाप सकते। और 1 रुपये का जो नोट है वो अकेली ऐसी करेंसी है, उस पर भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको भी लिखो भैया। रुपया 1 रुपये का, 1 रुपये का जो नोट है ये अकेला ऐसा करेंसी है, ओनली नोट जिस पर गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते। सोचो, फिर गवर्नर के सिग्नेचर पर किसके होते हैं? इस पर होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फाइनेंस सेक्रेटरी है ना, उसके सिग्नेचर इस पर होते हैं। इस पर सिग्नेचर्ड होते हैं बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फाइनेंस सेक्रेटरी है उनके सिग्नेचर होते हैं 1 रुपये के नोट पर। गवर्नर के सिग्नेचर कभी नहीं मिलेंगे। और इसके अलावा बाकी के फिर जितने भी नोट्स हैं, जितने भी नोट्स हैं आपके, ऑल अदर नोट्स, जितने भी नोट्स हैं उन सभी पर फिर सिग्नेचर जो है वो गवर्नर के ही होते हैं, बाय दी गवर्नर। चाहे 10 रुपये का नोट हो, चाहे कितने का भी हो, सब पर गवर्नर के ही होंगे। केवल और केवल 1 रुपये के नोट पर फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। क्लियर? चलो, ये तो इसका मेन फंक्शन था। इसके अलावा इसके तमाम और फंक्शन है, जैसे बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का ही बैंक है भाई। गवर्नमेंट के भी तो खाते होंगे। गवर्नमेंट के खाते कैसे भाई? जैसे एक फाइनेंशियल एजेंट की तरह या एक फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स हैं, गवर्नमेंट के जो ट्रेजरीज हैं उनको मेंटेन करना, ठीक है, गवर्नमेंट के जो डिपॉजिट्स वगैरह उनको मेंटेन करना, गवर्नमेंट को ही लैंड देना, मतलब उसको भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो भी ये देता है बिना किसी इंटरेस्ट के, शॉर्ट पीरियड के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ होती है उनको बेचना खरीदना गवर्नमेंट के बिहाफ पर, ये सारे काम यही करता है। ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइस वगैरह सब काम यही आरबीआई करता है। तो ये गवर्नमेंट की बैंक हो गई। इसके अलावा हमारे भारत में जो और बैंक है उनकी भी बैंक है, इसलिए इसको बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है। बैंकर्स बैंक, बैंकर्स बैंक मतलब हमारे भारत में जितनी भी बैंक चल रही हैं उन सब बैंक का कंट्रोल इसी के हाथ में है। सभी बैंकों का कंट्रोल, जितनी भी बैंक है उन सभी बैंकों की बैंकर कहलाती है। आरबीआई इज द बैंकर ऑफ ऑल शेड्यूल्ड बैंक, ऐसे लिख सकते हैं। आरबीआई इज द बैंकर ऑफ ऑल शेड्यूल्ड बैंक, ऑल शेड्यूल्ड, जितनी भी शेड्यूल्ड बैंक हैं उन सभी शेड्यूल्ड बैंक का भी बैंकर है ये। इट इज़ द बैंकर ऑफ ऑल शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का ये बैंकर है। ये बेसिकली CRR, कैश रिजर्व रेशो जो होता है उसको रिजर्व करके रखती है सभी बैंक का, जैसे बैंक डूबने में ना पाए। और ये सब चीज़ें आप समझते हो, नहीं तो मैं इसके ऊपर भी एक लेक्चर बना दूंगा, CRR रेशो वगैरह क्या होता है, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखने में भी ये काम करती है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी इसका रोल है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी ये रखती है। इसके अलावा अपने इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो क्रेडिट है, मनी सप्लाई है, उसका कंट्रोलर भी यही है, कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट और मनी सप्लाई। तो जो मनी सप्लाई है या जो क्रेडिट है उसका कंट्रोलर भी यही है, उसको भी यही कंट्रोल करके रखती है, कितना पैसा मार्केट में छोड़ना है, कितना नहीं है। इसके अलावा बैंकों का रेगुलेशन भी यही करती है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। रेगुलेशन ऑफ द बैंक, रेगुलेशन ऑफ द बैंक, जितनी भी बैंक हमारे भारत में चल रही हैं उनका सबका रेगुलेशन आरबीआई ही कर रही है। आरबीआई एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। आरबीआई एक्ट 1934 और एक आपका है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये दो एक्ट हैं जो आरबीआई को पावर देते हैं, उसको इंटरेस्ट करते हैं आरबीआई को कि आपके पास पावर है कि आप भारत में किसी भी बैंक को रेगुलेट कर सकते हो, उसको लाइसेंस देने का काम, लाइसेंस निरस्त करने का काम, ये सारे पावर जो है वो आरबीआई को दिए हुए हैं। क्लियर? तो ये कहानी खत्म होती है आरबीआई की, जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, और भी आपको और भी वीडियोस चाहिए और लेक्चर चाहिए तो अपने साथ कांटेक्ट में रहिए, बने रहिए इस चैनल के साथ, और अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर भी आपको सारे अपडेट्स जो है वो मिलते रहेंगे।
और अपना ऐप है कृषि परीक्षा ऐप, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर हमारे जितने भी पेड कोर्सेज वगैरह हैं वो भी आपको मिल जाएंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड। और किसी तरह की कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझसे कमेंट में और व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। जय हिंद।